हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ नची टेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको फ्री क्लासेस हिस्ट्री की दी जा रही हैं। हमने यहाँ पर मॉडर्न इंडिया की क्लासेस खत्म करी है और अब जो है हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंशंट इंडिया की हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। लेकिन स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखें कि ये जो टॉपिक है ये आपका काफी विस्तृत है, तो हो सकता है इसके वीडियोस जो है दो पार्ट में हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि ये काफी ब्रॉड जो है टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पार्ट 1 देखें तो पार्ट दूसरा भी आप जरूर देखें। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कह दिया कि ये नहीं है कि सिर्फ आप क्या करें, ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो ना देखें। दूसरा वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी कंप्लीट जानकारी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं मिल पाएगी। तो कोशिश करें कि पूरे वीडियो को देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप शायद लास्ट में क्या करते हैं, लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहानी ये है कि जब अभी आधुनिक भारत के बारे में आपको कुछ बताते हैं। कहानी ये है स्टूडेंट कि जब आधुनिक भारत में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था हमारा, और उस समय अगर आप फ्रीडम मूवमेंट से पहले भी अगर आप देखें तो जो 200 सालों का ब्रिटिश शासन काल था भारत में, तो वो भारतीयों को क्या कहते थे, भारतीयों को कहते थे कि भारतीय असभ्य हैं, भारतीय बर्बर हैं, भारतीय जो हैं सांपों को पालने वाले हैं, इनमें कोई सभ्यता रही नहीं है। तो आपको मालूम है उस समय तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन जब 1921 में सबसे पहले जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा के जो रावी नदी के तट पर मांटगोमरी जिला में हड़प्पा के जब अवशेष ढूंढे गए और पता चला कि ये कोई सभ्यता की निशानी है जो कि क्या है, बहुत प्राचीन है और ये भारतीय सभ्यता है, तो आपको मालूम है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो नेता थे वो काफी उत्साहित हुए, क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज 200 साल से ये आरोप लगाते जा रहे थे कि हम लोग क्या हैं, असभ्य हैं, बर्बर हैं, हमारे अंदर कोई सिविलाइजेशन पनप ही नहीं सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता अगर आप जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन विश्व की सभ्यताओं में गिनी जाती है, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, जो अपने ट्रेड और कॉमर्स के बल पर जो है उसने जो है उस समय एक नजीर पेश किया था, एक जो है क्या कह सकते हैं आप नजीर को, एक उदाहरण पेश किया था कि उस समय इसके बराबर की सभ्यता शायद नहीं थी। तो जब हड़प्पा के जैसे जैसे इसके अवशेष खोजे जाने लगे, हमारे भारत में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। 1921 का अगर बात करें, आपको मालूम है क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि उसके बाद से जैसे जैसे फाइंडिंग्स होती गई हड़प्पा के साइट्स की, उसी तरह जो है ये जो एक काला एक झूठ जो फैला रखा था ब्रिटिश ने, यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने, कि भारतीयों की कोई इतिहास की समझ नहीं है, भारतीय कुछ नहीं है, तो वो सारी चीजें जो है उनकी जितनी भी बातें थी वो सब तर्कहीन साबित होती गई। हड़प्पा सभ्यता ने ये प्रूफ कर दिया कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैली ये सभ्यता जो है वह बहुत प्राचीन है, और भारतीयों के पास जो है एक प्राचीन सभ्यता जो है वह काफी क्या है, उन्हें गौरवान्वित करवाने वाली है। तो ये है हड़प्पा सभ्यता। इसलिए मैंने कहा कि कुछ जो है इंटरेस्टिंग चीजें आपको पहले में बता दी जाए। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता को कई नामों से जाना, कई बार कई नाम इसके लिए प्रयोग में आते हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, एक हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन एक चीज समझिए कि जब जब ये फाइंडिंग्स होने लगे, जो आप देख रहे होंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के जब फाइंडिंग्स होने लगे तो इनको लगा कि ये जो मेन एरिया जो है इनका सिंधु वाला रीजन है, सिंधु घाटी का रीजन है, इसलिए कई लोगों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। लेकिन जब आप इसके जैसे जैसे आप जानेंगे, और मैं अभी यहाँ पे संक्षेप में बता दूं, तो ये तो जम्मू कश्मीर से लेके मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई सभ्यता थी। फिर बाद में लोगों को लगा कि नहीं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना गलत है, क्योंकि ये सिर्फ सिंधु वाले रीजन में नहीं है, बल्कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग रीजन में भी हमें दिख रही है। और दूसरी बात यह है कि इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो फाइंडिंग हुई थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, जब जॉन मार्शल ने दयाराम सहनी को कहा कि आप क्या करें, मांटगोमरी जिला में उनके निर्देशन में जब इन्होंने क्या किया, हड़प्पा की खुदाई की और वहां से प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यह कब की बात है, 1921 की। तब इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ज्यादा उचित समझा गया, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये एक पुरातात्विक प्रक्रिया है कि कहीं भी अगर आप जो है पुरातात्विक अवशेषों को खोज निकालते हैं जहां से इनकी प्राप्ति सबसे पहली बार होती है,
उसी के नाम पर जो है उस पूरे का नाम रखा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अगर हम बात करें इस संस्कृति का, जो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको कई सारे फेजेस में मिलेगी, अभी हम उसके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन जो इस संस्कृति का अगर आप कहें पीक जो था, मतलब संस्कृति जो है इसका जो पीक स्थल था वह था पंजाब और सिंध में, और स्पेशली सिंधु घाटी क्षेत्र में इसका पड़ता है। दजला और फरात नील नदी घाटी सभ्यताओं के समकालीन ये सभ्यता रही थी, और ये सभ्यता जानी जाती है अपने विशिष्ट नगर नियोजन से, और अपनी जल निकास प्रणाली जो थी इसकी इतनी अद्भुत थी, जो आज आप नालियां देखते हैं उनको ढकने की व्यवस्था की जाती थी। सोचिए भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे हड़प्पन सभ्यता के जो वासी थे वह उस समय ये सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। तो एक एडवांस सभ्यता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो आप सोच के रोमांचित हो भी सकते हैं। क्लास में बने रहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खंडरों के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है, ये मानव के विकास के क्रम की गाथाएं हैं। हम जिस समय हम 3000 ईसा पूर्व के आसपास की बात करें, 3000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास में, और उस समय हमें इतनी उत्कृष्ट जो है सभ्यता देखने को मिल रही है। काल निर्धारण, अब ये भी बहुत जरूरी है कि इसका जो टाइम है वो कौन सा रहा होगा। तो इसके जैसे जैसे मैंने बताया कि इसकी फाइंडिंग होती गई, धीरे धीरे इसके जो है सारे क्षेत्र आते गए। तो सैंधव सभ्यता की तिथि की, मतलब ये जो सभ्यता विकसित हुई थी इसकी तिथि को लेकर के भी विद्वानों में काफी क्या है, मतभेद है। कोई एक जो है उस पे कंक्लूजन पे नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है स्टूडेंट। और इसमें ऐसा क्यों, क्योंकि आप अगर मान लीजिए ये आप हड़प्पा सभ्यता के साइट्स को देख रहे हैं, 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पे 4 5, ये सब सिटीज हैं इनके, है ना, आप इनकी सिटीज को देख रहे हैं। तो कोई सिटीज हमें दिख जा रही है कब, 2700 ईसा पूर्व में, है ना। कोई सिटी हमको दिख रही है 1800 ईसा पूर्व में, कोई सिटी हमें दिख रही है 1500 ईसा पूर्व में, मतलब जब इसका पीक टाइम रह रहा है। तो अलग अलग टाइम पर जो है हम इन्हें देखते हैं, इसीलिए इसके आरंभ का कोई एक निश्चित बिंदु नहीं मालूम चल रहा है। और जो भी हो इसके ऐसा लगता है कि जो है ये सभ्यता, ऐसी स्थिति में आप कुछ भी बहुत कह नहीं सकते। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनका मानना था कि यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के आसपास में रही थी। वहीं पर जो है अनरेस्ट मैके जो है उनका मानना है कि यह सभ्यता कब से 2800 से 2500 ईसा पूर्व में रही कहीं पर। मार्टिमर व्हीलर मानते हैं कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के साथ में रही, और फेयर सर्विस मानते हैं कि 1500 से 2000 से 1500 ईसा पूर्व रही। एक तकनीक है वह है रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति 14 भी बोलते हैं। उसमें जो क्योंकि हम सभी में कार्बन का अवशेष होता है, उसकी गणना करके जो है उसका कितना ह्रास हुआ उसके आधार पर जो है एक जो अनुमान लगाया गया है स्थिति का, वह माना जाता है कि लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व में जो है इसकी तिथि जो है मानी जाती है कि कहीं ना कहीं ये हड़प्पा सभ्यता कब रही होगी, 2500 से 1750 ईस्वी के आसपास में रही होगी। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 400 से 500 वर्ष, 100 वर्ष भी बहुत होता है, 400 से 500 वर्ष तक यह सभ्यता लगभग जो है 2200 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास अपने परिपक्व अवस्था में थी। परिपक्व अवस्था, अब आपको मैं बताती हूँ इन सारी चीजों को, ये आप समझ गए होंगे कि क्योंकि इसका उद्भव जो है अलग अलग टाइम पर हो रहा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसके पतन को भी लेकर के अलग अलग विद्वानों में अलग अलग विचार हैं, क्योंकि हमें ये सभ्यता जितनी पिछले 8 दशकों में, यानी लगभग 80 सालों में जितनी भी खुदाई की गई है स्टूडेंट, उससे जो पुरातात्विक निष्कर्ष निकलते हैं वह बताते हैं कि यह संस्कृति का क्या हुआ, क्रमिक विकास का पता चलता है। यानी स्लाइटली जो है धीरे धीरे ये डेवलप होती गई, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर होते गए। विकास की ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इसकी क्या है, इसकी 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। देखिए यही मैं बताना चाह रही थी। एक तो है पूर्व हड़प्पा। पूर्व हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, एक पूर्व हड़प्पा है, फिर प्रारंभिक हड़प्पा है, परिपक्व हड़प्पा है और उत्तर हड़प्पा है स्टूडेंट।
पूर्व हड़प्पा में आप चारकोलिथिक एज, जो मैंने आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें पत्थर के साथ तांबे का उपयोग किया जाता था, और वो जो सभ्यता थी, वो जो संस्कृति थी, वह एक ग्रामीण संस्कृति। लेकिन हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो ये क्या है, एक तरह से नगरीय संस्कृति है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की कई सारे जो साइट्स हैं वहां पे हमें पता चलता है कि वह कहीं ना कहीं से क्या थी, वह चारकोलिथिक एज से भी क्या थी, कनेक्टेड थी, उस संस्कृति से भी कनेक्टेड थी, तो उसे हम पूर्व हड़प्पा कहते हैं स्टूडेंट। इसी तरह प्रारंभिक हड़प्पा यानी हड़प्पा के, यानी वहां से हड़प्पा शुरू हो रहा है, ठीक ना। तो हड़प्पा के शुरुआत में कुछ बस्तियां बसती हैं, वो अलग हुए। परिपक्व हड़प्पा यानी बहुत मैच्योर स्थिति में जो है हमें उनके साइट्स मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, है ना। ये सारे जो साइट्स हैं इसे हम किस में रखते हैं, परिपक्व हड़प्पा, जहाँ पे हमें इनकी सारी विशेषताएं जो हैं, किसी सभ्यता की जो भी विशिष्टताएं हैं वो क्या दिखेंगी आपको, बहुत ही मुखर होकर दिखने लगती है। इनकी जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी दिखेगी, इनके सड़कें बहुत अच्छी दिखेंगी, इनके बाट माप की प्रणाली बहुत अच्छी दिखेगी। तो ये क्या है, ये आपका परिपक्व हड़प्पा है। और उत्तर हड़प्पा का मतलब क्या हुआ, उत्तर हड़प्पा का मतलब हुआ कि जहां पर हड़प्पा सभ्यता अब हमें दिख रही है कि इसका क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, इसका ये पतन की तरफ जा रही है। यानी कि इसकी जो विशिष्टताएं थी वह क्या होते जा रही है, धीरे 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 लोप होते जा रही हैं, है ना। यानी कि जिस तरह से नगर बीच में हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहे हैं, नगरों की संख्या यहाँ पर आपको वैसे नहीं मिलेगी। जिस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ किया जा रहा था वैसी यहाँ नहीं होगी, है ना। तो ये है उत्तर हड़प्पा। अभी आपको मैंने जब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां पढ़ाई थी, नवपाषाण काल के ही संदर्भ में जब हम लोग पढ़ रहे थे इन सब के बारे में, तो हमने मेहरगढ़ का नाम लिया था। मोहनजोदड़ो के उत्तर पश्चिम में 150 मील की दूरी पर हम देखते हैं मेहरगढ़ की खुदाई से जो है हमें पूर्व हड़प्पा संस्कृति का अवशेष का पता चलता है। ये जो मेहरगढ़ है वो हमें पूर्व हड़प्पन साइट के रूप में दिखती है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया कि जैसे कि कोई भी सभ्यता है, अगर मानिए हड़प्पा सभ्यता है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात हड़प्पा सभ्यता आ गई होगी। कोई भी लोग, जैसे कि आप किसी गांव में बसे, धीरे 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 आपकी जानकारी बढ़ती गई, वो लोग जो है फिर दूसरे जगह शिफ्ट हुए और उन्होंने जो है और अच्छा डेवलपमेंट किया। तो वो लोग किससे थे, वो भी हड़प्पन ही थे, और ये लोग भी हड़प्पन है जो एक एडवांस हड़प्पा लेके आ रहे हैं। और लेटर में भी जो हम देख रहे हैं कि जिनका क्या हो रहा है, विनाश होते जा रहा है हड़प्पा के गुणों का, वहां पर भी वो लोग हड़प्पन है। तो यही हम देख रहे हैं, ये विकास चरण है, जहाँ पे शुरुआत तो धीमे से होती है, फिर ये लोग कहाँ जाते हैं, एक तरफ बूम करते हैं और फिर नीचे जो है स्लाइटली इनका डाउनफॉल हमें दिखता है। इसीलिए हड़प्पा के विकास चरणों को हम किस में नापते हैं, जो विभाजित करते हैं, पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा में आपको उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं दिखेगी, उतने नगर नहीं दिखेंगे जितना आपको परिपक्व हड़प्पा में दिखेंगे। अब हम बात करें विस्तार। विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि शुरुआत में तो लोगों को लग रहा था कि क्या है, ये जो है सिर्फ सिंधु नदी के घाटी के आसपास बसी हुई हड़प्पा संस्कृति है, ज्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग कई बार सिंधु संस्कृति भी बोल देते हैं। लेकिन बाद में पता चला नहीं भाई, ये तो हड़प्पा संस्कृति का क्या है, हड़प्पा संस्कृति तो चारों तरफ फैली हुई है भारत के उपमहाद्वीप में। तो देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का 80% स्थल जो है, विस्तार जो है, ये सरस्वती हाकरा नदी के घाटी के आसपास हमें दिखता है। ज्यादातर जो साइट्स मिले हैं वो सरस्वती और हाकरा नदी के घाटी, सरस्वती नदी आपको मालूम है कहाँ, हरियाणा में थी, है ना। तो इसके आसपास की साइट्स में हमें दिखते हैं। अब तक सभ्यता के अवशेष जो है पाकिस्तान में, भारत में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में भी पाए जा चुके हैं। अब आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मिला, पंजाब में मिला, सिंध, बलूचिस्तान, महाराष्ट्र तक ये जो सभ्यता है ये फैली हुई है स्टूडेंट। इस सभ्यता का सर्वाधिक, अगर आप इस तरह से इसका विस्तार लें, ये इसको ऐसे आप कर दें, सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, यह है सुत्कागे डोर, है ना। इसका सबसे, यानी कि इसका जो वेस्ट में है वह कौन है, सुत्कागे डोर है स्टूडेंट। पूर्वी पूरा स्थल जो है यह है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी वाला एरिया, गाजियाबाद वाला एरिया हो गया स्टूडेंट आपका। और उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी पूरा स्थल जो है मांडा है, यह कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। और ये जो है, जो लास्ट आपका है, वह पड़ता है दैमाबाद।
दैमाबाद। ये कहाँ पड़ा आपका? यह पड़ा आपका महाराष्ट्र में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार क्षेत्र कितना विस्तृत था, है ना। इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ कहाँ है, सिंधु नदी के आसपास फैली हुई सभ्यता थी, जबकि इसका पूरा विस्तार अगर आप देखें भारतीय उपमहाद्वीप में तो बहुत लंबा चौड़ा आपको दिख जाएगा। अब ये है कि इतनी बड़ी सभ्यता और इतने लंबे समय तक, लगभग 400-500 साल तक जो है रहने वाली ये सभ्यता, अपने परिपक्व अवस्था में रहने वाली ये सभ्यता, इसके निर्माता कौन थे, इसे लेकर बहुत सारे लोगों के बीच में क्या है, इसे भी लेकर के, क्योंकि देखिए हमें हमें इन अगर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको किस पे निर्भर करना पड़ता है। वैसे तो इनकी लिपि है, लेकिन इनकी लिपि पढ़ी नहीं नहीं पढ़ पाए लोग। जो पुरातात्विक अवशेष है, जैसे उनके भवन हो गए, है ना, नरकंकाल हो गए, और जो मृदभांड वगैरह हो गए, इन सब के आधार पर, और खास उसकी उसी टाइम पे जब ये जो, क्योंकि ये ट्रेड करते थे तो इनका दूसरे देशों से भी ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ और इन सब चीज़ों को मिला करके जो है एक रूपरेखा तैयार की गई, और बोला गया है कि सिंधु सभ्यता के जो प्रवर्तक थे या मूल संस्थापक जो थे, उनकी जानकारी जो है हमारे पास किससे मिलती है, खंडरों से प्राप्त उनके जो मानव कंकाल हैं, उनके कपाल हैं, इन सब से मिलती है। तो अब इसका क्या होगा, इनका डीएनए का इनका जो है विश्लेषण हुआ, और उससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थी। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसमें कौन कौन था, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अगर आप मैप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा आपका भूमध्य सागरीय, तीसरा आपका अल्पाइन, और चौथा आपका मंगोलियाइड। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः क्या थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंधित थे। लेकिन हमें जो भी जो वहाँ पे मानव नरकंकाल वगैरह ये सब मिले हैं, और उनका जो अन्वेषण हुआ है, उसकी खोज हुई है, उसका डीएनए का सारा करके जो पता चलता है, तो एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जाता है कि ये सब क्या थे, भूमध्य सागरीय से थे। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के बारे में ही जानी जाती है, तो उसकी कई खाली नगर योजना नहीं, उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। तो ये विशेषता क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए उनके नगर हैं। अभी तो अगर आप कभी आपको मौका मिले तो भारत में भी, जैसे बनावली हो गया, है ना, राखी गढ़ी हो गया, या फिर आपका धौलावीरा हो गया, ये सब साइट पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। स्पेशली धौलावीरा जो गुजरात में है, वहाँ पे तो ज़रूर जाके देखना चाहिए आपको। मेरा तो बहुत मन है कि मैं वहाँ पर कभी मौका मिले तो ज़रूर जाऊँ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी क्या है, नगर योजना और उसकी जल निकास प्रणाली। एक तो उनका जो ड्रेन सिस्टम था स्टूडेंट, और दूसरा क्या है, नगर योजना है। यह नगर योजना जाल पद्धति द्वारा व्यवस्थित थी। जो भी हमें नगरों के अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि पूर्व और पश्चिम, है ना, इन दोनों जगह पर क्या थे, टीले थे। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र था, और दूसरा जो टीला था यानी पश्चिमी टीला, वहां पर क्या था, गढ़ी या दुर्ग था। यानी कि ईस्ट और वेस्ट अगर इसको ले लीजिए तो यहां पर भी हमें क्या पता चलता है, यहाँ 2 टीले हैं। ये लगभग क्या था, आवास था, आम लोग जो हैं वो यहाँ पर निवास करते थे। और जो दूसरा था वह एक तरह से दुर्ग था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रख करके ये चीजें बनाई होंगी। लोथल और सुरकोटदा के जो दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अमूमन क्या था स्टूडेंट, ये अपने रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, लेकिन अगर हम बात करें लोथल और सुरकोटदा की तो ये दोनों जो है आपस में क्या थे, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, लेकिन कालीबंगा में हम देखते हैं कि जिस तरह की जल निकास प्रणाली हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दिख रही है, वैसी जल निकास प्रणाली हमें कालीबंगा में नहीं दिखती है। और हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो है जो निर्माण कार्य हुए थे उसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, यानी ईंट को जो है पका करके जो संरचनाएं हैं, जो आवास हैं या फिर सार्वजनिक भवन है, उनका निर्माण किया गया था। लेकिन हम इस चीज का क्या देखते हैं, इस चीज की उपस्थिति हम नहीं देखते हैं, कहाँ पर, कालीबंगा पे। यहाँ पर
कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए एक तरह से पता चलता है कि ये दीनहीन बस्ती थी, कई बार दीनहीन भी बोलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो प्रारंभिक हड़प्पा की जो बस्तियां थी, जो शुरुआत में डेवलप हो रही थी, माना जाता है कि कालीबंगा जो है कहीं ना कहीं उस तरह की बस्ती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है एक परिपक्व अवस्था में हमें दिखते हैं, वो जो एडवांस टाइम पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता की किसी भी पुरा स्थल से किसी भी मंदिर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मंदिर मिले थे, तो कहेंगे आप नहीं मिले हैं, है ना, किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। केवल मोहनजोदड़ो से एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से एक स्तूप मिला है। मोहनजोदड़ो में एक स्तूप मिला, लोग बहुत खुश हो गए कि क्या है, ये मंदिर है, लेकिन बाद में पता चला कि वह क्या है, कुषाण कालीन। जब कुषाण का आपको मालूम होगा कि जो सिल्क रूट वगैरह था, तो वो वहां से होके जा रहा था, चाहे उनका आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो पेशावर वगैरह उसकी राजधानी थी, तो उसने भी क्या किया था, एक स्तूप बनाया था जो कि क्या है, कुषाण कालीन है, ना कि मोहनजोदड़ो, ना कि हड़प्पा से संबंधित है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि उनके जो नगर थे वो कैसे डेवलप किए गए थे। एक तो पूर्वी में दो दुर्ग थे, एक पूर्व में था, एक पश्चिम में था। पूर्व में आवासीय क्षेत्र होता था, पश्चिम में उनके दुर्ग होते थे, और सब रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। तो ये सभी चीजें ध्यान रखनी है, लेकिन कई जगह एक्सेप्शनल भी आपको दिखेंगी। अब हम बात करते हैं सड़कों की। सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी स्टूडेंट। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर ये नॉर्थ है ना, मुख्य मार्ग इनका उत्तर से दक्षिण जाता था, दिशा की ओर जाते थे, और सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। आमतौर पर नगरों में प्रवेश जो है वह पूर्वी सड़क से होता था, और यह प्रथम सड़क भी कहलाती थी। जहां पर ये दोनों मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्किल कहा गया है। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। देख लीजिए उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी का क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और आज के टाइम पे इस तरह की टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद, सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो आज है और कल नहीं रहेंगी। आज जो है पुल बना तो कल नहीं है, आज सड़कें बनी तो कल उखड़ जाएंगी, लेकिन उनके अवशेष आपको आज भी मिल जाएंगे, क्योंकि उस समय इंसानों ने जो है भ्रष्टाचार करना नहीं सीखा था, वो थोड़ा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट इनके नालियों के बारे में कि इनकी नालियां जो हैं वह कैसी थी। सिंधु सभ्यता में जो नाली है, ये आप जो फोटो देख रहे हैं ये नाली का ही है। यह जो है इनकी अद्वितीय विशेषता थी स्टूडेंट। और हमें किसी भी जो इनके समय, अभी आपको कहा हमने सुमेरियाई सभ्यता के ये जो है समकालीन थी, तो उनकी जो भी समकालीन सभ्यताएं थी, हमें इस तरह के डेवलप्ड नालियां और कहीं नहीं मिलती हैं। इन नालियों को बनाने में ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, उसे ढका जाता था, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता था, और हम देखते हैं चूने, जिप्सम, इन सब का भी प्रयोग किया जाता था। घरों से जल निकासी जो है, मोरियों, घर का जो पानी होता है, जो गंदा पानी, उसको मोरियों के द्वारा निकाला जाता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। मानिए मुख्य नाली है तो जो घर का पानी है वो यहाँ इसमें गिरेगा, है ना। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। हड़प्पा की निकास प्रणाली तो और भी विलक्षण थी। मोहनजोदड़ो में भी अच्छी थी, और मोहनजोदड़ो से भी ज्यादा एडवांस हमें किसमें देखने को मिलता है, हड़प्पा जो सिटी है थी उनकी, उसमें हमें ये जल निकास की अद्भुत प्रणाली देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इनके ईंटों के बारे में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इनके जो अन्य प्रमुख नगर थे, उनके जो निर्माण हो रहे थे वो पकाए गए ईंटों से हो रहे थे। लेकिन कालीबंगा और हम रंगपुरा, इन सब में देखते हैं कि कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया था। ज्यादातर जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था स्टूडेंट, वो प्रारंभिक हड़प्पा की बस्तियां थी जिसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो एक चीज आप समझ गए कि इनकी सड़कें कैसी थी। सड़कें जो थी उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती थी, और जो है ज्यादातर जो है पूर्व मार्ग से जो है वहां पे प्रवेश होता था। प्रथम सड़क जब दूसरे से मिलती थी तो उसको ऑक्सफोर्ड सर्किल कहते थे। नालियां जो थी, इनकी सबसे अच्छी व्यवस्था जो है जल निकास प्रणाली तो थी। जो घर थे उनके गंदे पानी जो है मुख्य नालियों में जाए जाते थे, और उनको भी ढका जाता था, स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जाता था। आज के टाइम पे आप देख लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि हर बार क्या आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। तो हड़प्पा में सोच लीजिए कि हड़प्पा के लोग हमारे 3000 ईसा पूर्व क्या कर रहे थे, इतनी अच्छी व्यवस्था रखे हुए थे। तो हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए, वो हमारे पूर्वज थे जो हमें बता के गए थे, लेकिन आज तक हम इस व्यवस्था को करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इनके भवन भी जो थे, भवन के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में आप इसे विभाजित कर सकते हैं। पहला तो आवासीय भवन जिसमें लोग रहते थे। विशाल भवन जैसे कि आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे स्नानागार है, अन्नागार है, चाहे हड़प्पा में बैरक वगैरह बने हुए हैं। सार्वजनिक
स्नान गृह और अन्नागार। तो इसको हम तीन जगह, तीन कैटेगरी में बांटते हैं, विशाल भवन, और तीसरा क्या है जो सार्वजनिक स्नान गृह जो अभी बताया, यह हड़प्पा मोहनजोदड़ो का है स्टूडेंट, और अन्नागार। मकानों का निर्माण जो है सादगीपूर्ण तरीके से किया जाता था, उनमें हमें क्या मिलती है, एक रूपता, यानी ज्यादातर जो है सिमिलैरिटीज मिलती है। कालीबंगा के कुछ मकानों की फर्शों में ईंटों का प्रयोग किया गया। प्रत्येक मकान में क्या होता था, एक आंगन है, एक रसोई घर है, एक स्नानागार है, बताइए सब चीज बना लिया है। घरों के मुख्य जो दरवाजे होते थे वो कभी भी सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे, जो मेन सड़क होती है वहां पे नहीं खुलते थे, बल्कि वो किस में खुलते थे, गलियों में खुलते थे। मानिए कि ये आपका घर है, अभी हम लोग क्या बनाते हैं कि अभी कोई भी गाड़ी आए तो हमारे, ये मेरा घर हुआ, और कोई भी गाड़ी आए तो हम यहीं से एंट्री ले लें, है ना। लेकिन हड़प्पा वाले ऐसा नहीं करते थे, कहते थे नहीं, ये जो है अगर ये मुख्य सड़क है आपकी, ये आपका रोड है, तो उन्होंने अपना जो घर बनाया हुआ था, तो उनके जो घर थे उनका जो डोर था वो इस तरफ था स्टूडेंट। क्यों डिस्टर्ब करना, है ना, क्यों डिस्टर्ब करना। तो उन्होंने इतनी सारी चीजों को बारीकियों से ध्यान रखा था, इस सब चीजों का। सामान्यतः उनके जो मकान थे वह छोटे होते थे, जिनमें 4-5 कमरे होते थे स्टूडेंट। कुछ बड़े आकार के भी भवन मिलते हैं जिसमें 30-30 कमरे तक बने हुए हैं। 2 मंजिले भवनों का भी हमें क्या मिलता है, निर्माण का अवशेष मिलता है। प्रत्येक मकान ढकी हुई नाली, प्रत्येक मकान में क्या था, नालियां भी जो घर में बनाई जाती थी उसको भी ढक ढुक के रखा जाता था, स्वच्छता का इतना ध्यान रखा जाता था। तो ये आपके हड़प्पा के बारे में कि उनके भवन कैसे बनाए जाते थे, उनके मकानों का निर्माण क्या था, सादगीपूर्ण, बहुत ज्यादा क्या जो आज के समय की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत आडंबरपूर्ण नहीं, वो लोग क्या थे, जरूरत के हिसाब से काम करते थे। आज के टाइम क्या है, हम लोग बहुत सारी चीजें फिजूल खर्ची में काम करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन वो उनके नेचर में ये दिखावा नहीं था स्टूडेंट, वो अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है काम करते थे। तो ये था आपका क्या, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर योजना है, जल निकास प्रणाली है, उनकी नालियां कैसी थी, उनके मकान कैसे थे, सड़कें कैसी थी, इन सब चीजों को आप लोगों ने जाना है। अब अगर हम बात करें कि उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, तो एक बात बताइए, आपको हड़प्पा को देखिए क्या महसूस हो रहा है कि हड़प्पा जो है बहुत ही क्या है, एक विकसित नगरीय सभ्यता है, जिसमें क्या है, मकान बड़े अच्छे तरीके से बने हुए हैं, नालियां, सड़कें, इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। तो इन सब चीजों के जो अवशेष मिलते हैं, इनके और भी मन के बाट, ये सब चीजों में बताऊंगी। तो हड़प्पा संस्कृति में हम के व्यापकता और विकास को देखते से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति के संचालन में रही होगी, यानी कि कोई ना कोई एक पावर जो होगा वो क्या करता होगा, इसको कंट्रोल करता होगा, तभी तो सारे लोग एक जैसे मकान बना रहे हैं, सभी लोग एक ही जैसा ड्रेनेज सिस्टम रख रहे हैं। तो इनको लगता है, कई लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेंट्रल पावर होगा वहां पर। हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था वास्तविक स्वरूप के बारे में लेकिन हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वहां थी क्या, लेकिन हम जानते हैं कि उनका क्या था, वाणिज्य की ओर उनका रुख बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा व्यापार वाणिज्य करते थे। तो कई लोग मानते हैं कि यह सभ्यता के लोग जो हैं, इसके जो शासक वर्ग, जो शासन जो था वह वणिक वर्ग के हाथों में था, यानी कि जो ट्रेड कॉमर्स से संबंधित लोग थे उनके हाथों में रहा होगा, क्योंकि ये लोग ज्यादातर क्या करते थे, कृषि तो कर ही रहे थे, लेकिन इनका जो ये लोग ट्रेड भी बहुत ज्यादा कर रहे थे, तो इसलिए सोचते हैं कि ये वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक शासन कहा है। व्हीलर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास था वह कहीं ना कहीं से डेमोक्रेटिक शासन यहाँ पर उन लोग रख रहे थे, और उसमें जो है धर्म की महत्ता को भी उन्होंने स्वीकार किया। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धार्मिक जो है वो धर्म को भी किसी ना किसी को फॉलो करते होंगे, लेकिन उसके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं है। स्टुअर्ट पिग्ड है, उन्होंने कहा कि सिंधु प्रदेश का शासन पर जो है पुरोहित वर्ग का क्या था, प्रभाव था। स्टुअर्ट पिग्ड के अनुसार, हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। यह भी क्या कह रहे हैं, हंटर और व्हीलर साहब जो है, ये दोनों कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से डेमोक्रेटिक वहां पे व्यवस्था रही होगी। वही मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रांतीय प्रतिनिधि के हाथों में रहा होगा, कि लोग वहां पे इलेक्ट करते होंगे अपने प्रतिनिधियों को, और जो उनकी सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरह के सोर्सेज के अभाव हैं जिसपे हम ये बता सके कि इन लोगों के पास क्या था स्टूडेंट, इनका जो शासन था वो कोई एक
कई लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डेमोक्रेटिक चीज रही होंगी, कोई पुरोहित कह रहा है, कोई कह रहा है कि वणिक वर्गों के हाथों में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी सभ्यता जो है हमें बहुत ही विशिष्ट दिख रही है, जिसमें बहुत सारी क्या है, विशिष्टताएं हैं, इसीलिए लोग इस तरह के कंक्लूजन निकाल रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात अगर करें, उनका समाज कैसा था, तो जो भी हमें मिलते हैं, उनके जो भी चीजें मिल रही हैं फाइंडिंग्स में, उनके पॉटरीज मिल रहे हैं, मृदभांड मिल रहे हैं, या उनके मनके मिल रहे हैं, उनके आभूषण मिल रहे हैं, उनकी सड़कें मिल रही हैं, उनके बनाए हुए चीजें मिल रहे हैं, उनके नरकंकाल, तो इससे हम पता कुछ कर सकते हैं। तो वो हमें जो इंडिकेशन देते हैं वो बताते हैं कि इनके समाज की परंपरागत तौर पर कोई अगर इकाई होगी तो वो परिवार थी, स्टूडेंट, जो इकाई थी। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। क्यों ऐसा हमें लगता है? क्योंकि इनकी मोहरों पर ये चित्र हमें बहुत मिलता है, और माना जाता है कि क्योंकि इनकी मोहरों पर मातृ देवी की कई सारी आकृतियां मिलती है, तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कहीं ना कहीं से मातृसत्तात्मक था। नगर नियोजन, दुर्ग और मकानों के आधार पर रूपरेखा और शवों को दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता में अनेक वर्ग रहते थे, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक, ये हर तरह के लोग जो है यहाँ पर रह रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था उसमें हर तबके के लोग रहते थे। और सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, वह शांति प्रिय थे। ये लोग युद्ध वगैरह आपको करने का इसमें ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलेगा, शांति इन लोग पसंद करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी जो हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सुअर, बकरी, इन सभी के जो मांस जो है शामिल थे स्टूडेंट, क्योंकि यह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। तो इनका समाज एक तरह से क्या था, मातृसत्तात्मक था, क्योंकि कई सारे मोहरों वगैरह पे हमें इनके मातृ देवी की पूजा करने के प्रमाण मिलते हैं। वस्त्र की बात करें तो हर दोनों तरह के वस्त्र के अवशेष मिलते हैं, सूती और ऊन। और आभूषणों का प्रयोग जो है यहाँ की महिलाएं और पुरुष दोनों करते थे, यानी फैशन उस समय भी था, आज ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उस समय भी लोग बड़े सुंदर सुंदर हार बनाते थे, कान की बालियां बनाते थे, चूड़ियां बनाते थे, है ना। कालीबंगा का मतलब ही क्या होता है? चूड़ियां होता है। तो ये लोग उस समय भी फैशन करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? पासों का खेल करते थे, नृत्य, शिकार और पशुओं की लड़ाई करवाते थे। धार्मिक उत्सव और समारोह का भी समय समय पर धूमधाम से मनाया जाता होगा। शवों की अंत्येष्टि संस्कार होता था, यानी कि शवों के संस्कार के लिए 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। एक था पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में क्या कर दिया जाता था? दफना दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के जो शव होता था उस शव को पशु पक्षियों के पास रख दिया जाता था ताकि वो खा लें, और जो शेष भाग बचता था उसको क्या करते थे? उसके शेष भाग को भूमि में दफना देते थे। और तीसरा था दाह संस्करण, यानी कि शव को जो है अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। तो 3 तरह के हमें इस समय क्या मिलते हैं? अंत्योष्टि संस्कार का पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है 3 तरह के अंत्योष्टि संस्कार करते थे। अब हम बात करें इनके धार्मिक जीवन के बारे में, तो धार्मिक जीवन में हम देखते हैं इनके जो भी पुरास्थल हैं उससे जो भी चीजें हमें मिलती हैं, जैसे कि आपकी मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं, पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां मिलती हैं, मुहर, पत्थर निर्मित लिंग, योनियों, मृद भांडों पर चित्रित चिन्ह से यह पता चलता है कि इनके जो धार्मिक विचारधारा थी वो मातृ देवी, पुरुष देवता, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक और पशु जल, इन सभी की पूजा करते थे। यानी कि ये मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पुरुष देवता की भी पूजा करते थे, लिंग योनि की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं, वृक्ष प्रतीक, जल प्रतीक के रूप में वृक्षों के, जल के, इन सब की भी पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक झील पर 3 मुख वाला एक पुरुष अध्ययन की मुद्रा में बैठा हुआ। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलता है? एक झील के पास एक मिली मूर्ति जहां पर एक पुरुष जो है ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर क्या है? 3 सिंह हैं, और उसकी बाईं ओर गेंडा, भैंसा और दाईं ओर एक हाथी है और एक व्याघ्र हिरण है। इसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। अगर पशुपति शिव जी के बारे में बात किया जाए तो माना जाता है कि हड़प्पा में सबसे पहले इनका प्रमाण मिलता है। ये जो आपको झील के पास मोहनजोदड़ो की मिला है, ये माना जाता है कि यही पशुपति शिव जी थे, है ना। हड़प्पा में पक्की मिट्टियों की
हड़प्पा से हमें जो है एक पक्की मिट्टी की जो है मूर्ति मिली है। इस मूर्ति में हम देखते हैं एक स्त्री है, एक औरत है, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। माना जाता है कि यह पृथ्वी देवी है, क्या है, यानी कि पृथ्वी को देवी मान के पूजा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा कर देते हैं, क्योंकि धरती जो है हमें क्या देती है, आश्रय देती है, भोजन देती है, रहने के लिए घर देती है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, तो इसको क्या मानते थे स्टूडेंट, इसलिए इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस, इन सभी के साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक का जो सबसे पहला चिन्ह है स्टूडेंट, वो हमें कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है, चक्र का मिलता है और क्रॉस का भी मिलता है। ये साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे, सूर्य की उपासना से संबंधित है ये दोनों। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ सभ्यता, हम मानते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वह हमारे भारत में कहाँ से शुरू होती है, वह हमारे भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो जाती है। इन लोगों के जो धार्मिक विचार थे, एक होता है इहलौकिक और परलौकिक, यानी कि आप इस लोक में ज्यादा विश्वास रखते हैं या उस लोक में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इनके अगर हम जीवन पद्धति या धार्मिक जीवन देखें तो इससे पता चलता है कि ये लोग इहलौकिक ज्यादा थे, यानी कि इस दुनिया में जो है रह करके ये, मतलब इस दुनिया को ज्यादा वरीयता देते थे ये लोग, तो व्यवहारिक अधिक थे ये लोग, है ना। इनका दृष्टिकोण जो था यह व्यवहारिक अधिक थे। तो ये था इनका धार्मिक जीवन। अब आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनके आर्थिक जीवन कैसा था, इनका व्यापार और ट्रेड कैसे होता था, इनके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, इनका पतन हुआ तो कैसे हुआ, उन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, या फिर हड़प्पा की जो विशेषताएं हैं उनकी नगर नियोजन की वह क्या क्या थी, वो आप समझ गए। इसके निर्माता कौन थे ये भी आप समझ गए। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ये भी समझ चुके हैं, और इनका काल निर्धारण हमने कैसे किया है, और हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और कहीं कोई भी आपको दिक्कत हो रही है या आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं देखती हूँ, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर इस वीडियो का जो है दूसरा भाग अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग दूसरे वीडियो के लिए भी वेट करेंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ अपना आप लोग ख्याल रखें, और जो भी स्टूडेंट एंशिएंट इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये सारे लेक्चर्स जो हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है अच्छे मार्क्स कीजिए, यही हमारा क्या है, हमारा उद्देश्य है इस नचिटेक गुरुकुलम का। तो जुड़े रहिए आप सभी मेरे साथ, शाइस्ता के साथ। धन्यवाद।